वेलकम अगेन यंग लर्नर्स टू आवर चैनल सीसी मंत्रा एजुकेशन अजमेर। हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वी हैव स्टार्टेड विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वी विल बी डूइंग दीज कंडीशंस ऑफ दीज सेक्टर्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जिस समय हमें इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिली उस समय हमारी इकोनॉमी की क्या कंडीशंस थी। बेसिकली वी विल बी डिस्कसिंग द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक कंडीशंस, infrastructure, occupational structure and economic conditions. In the previous video we have completed the state of agriculture और वहाँ हम लोगों ने conclude किया था that Indian agriculture at the time of independence was facing the stagnancy, that means there was no growth in the Indian agriculture and along with that the Indian farmers were living in the abject poverty. आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग कंप्लीट करेंगे कि what was the condition of industries on the eve of independence and what was the condition of foreign trade on the eve of independence. So let's start. So first we will be discussing the state of Indian industrial sector on the eve of independence. On the eve of independence, due to exploitative policies of British rulers, the Indian industrial sector was very poor. The condition of Indian industries was also very poor. We have seen in the previous video कि जो Indian agriculture था that was facing the stagnancy, the conditions of the farmers was very poor, they were living in the abject poverty. If we talk about the Indian industrial sector, that was also very poor. Along with this, we should know one thing, that Indian industrial sector was very well known for the handicraft industries, not only इन इंडिया, ना केवल इंडिया में बल्कि जो बाहर के देश है वहां पर भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की बहुत डिमांड थी. लेट्स सी. द ब्रिटिश रूल इन इंडिया लेड टू द डेके ऑफ वर्ल्ड फेम traditional Indian handicrafts in the field of cotton and silk textiles, metal and precious stoneworks, etc. But due to the certain exploitative policies of the British rule, the Indian handicraft had to face the decay. Due to lack of investment opportunities, growth of modern industries did not come up. और इसके साथ साथ क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कम थी, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज कम थी, नई इंडस्ट्रीज एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाई. तो इट हैड ट्विन इफेक्ट्स, दो इफेक्ट्स हुए. पहला इफेक्ट तो ये, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी दैट हैड वाज फेसिंग द डीके एंड ऑन द अदर साइड द मॉडर्न इंडस्ट्रीज कुड नॉट कम अप. तो बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंडीशंस में हम दो कंडीशंस को डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट कंडीशन, दैट व्हाट वर द पॉलिसीज that were adopted by the British government that led to the decay of world fame Indian handicraft and why there was no growth of modern industry. So let's see. सबसे पहले हमारे पास आता है डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट. जैसा मैंने अभी अभी आपको कहा कि बेसिकली हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से देयर वाज द डीके ऑफ वर्ल्ड फेम इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड द सेकंड वन वाज दैट व्हाई द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज कुड नॉट come up. तो सबसे पहले आता है डीके ऑफ handicrafts. The main policy that was adopted by the British government was the discriminatory tariff policy. Basically इसका मीनिंग क्या है? यदि हम टेरिफ पॉलिसी की बात करें तो टेरिफ पॉलिसी इज द पॉलिसी रिलेटेड टू द टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, यानी कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे जो टैक्सेस लगते हैं उससे रिलेटेड पॉलिसी को क्या कहेंगे? टेरिफ पॉलिसी कहेंगे. लेकिन इसके साथ एक वर्ड आ रहा है डिस्क्रिमिनेटरी. डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब है भेदभाव की टेरिफ पॉलिसी. तो द पॉलिसी दैट वाज अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर. लेट्स सी व्हाट वर द एलिमेंट्स ऑफ दोस पॉलिसीज. क्या एलिमेंट्स थे उस पॉलिसी के, डिस्कस करते हैं. बेसिकली इफ वी डिवाइड इट, दो पार्ट्स में हम टेरिफ पॉलिसी को डिवाइड करते हैं. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे लगने वाली पॉलिसी है तो वील डिवाइड इट सिमिलरली, उसी तरीके से डिवाइड करते हैं द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स. इंडियन हैंडीक्राफ्ट सिंस वाज हैविंग द वर्ल्ड फेम. तो सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? द ब्रिटिश गवर्नमेंट पुट अ हेवी
export duty on handicraft. हैंडीक्राफ्ट पर एक हैवी इंपोर्ट ड्यूटी को फिक्स कर दिया गया, जिसकी वजह से द इंडियन हैंडीक्राफ्ट स्टार्टेड लूजिंग इट्स सिग्निफिकेंस इन द इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि इंडियन हैंडीक्राफ्ट कमोडिटीज वर वेरी कॉस्टली, ड्यू टू विच स्टार्टेड द लॉस ऑफ द सिग्निफिकेंस इन द इंटरनेशनल मार्केट. दूसरा जो इन्होंने किया, दैट वाज, सिंस आई हैव टोल्ड यू दिस इन द प्रीवियस वीडियो, दैट when the British came into our country, the industrial development was in its infant stage in the Britain, and that is why they required the raw material for that. और इसके लिए उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए था. हमने किया था, सिंस इंडियन इकोनॉमी वाज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, इट कुड इजीली सप्लाई द रॉ मटेरियल, एंड दैट इज व्हाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट फाउंड इंडिया एज अ वेरी प्रॉमिसिंग सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल. दैट इज व्हाई ऑन द अदर हैंड द एक्सपोर्ट ड्यूटीज वर रिमूव्ड फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल. यानी कि रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर कोई ड्यूटी नहीं थी. देयर वाज नो ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल. तो डिस्क्रिमिनेशन हमें यहीं से दिख रहा है कि जिस चीज में हमारा वर्ल्ड फेम था, उसमें तो heavy export duties लगाकर that product was made costly by the British government, so that it will start losing its significance in the international market. And along with that, the export duties were removed from the export of the raw material. Along with that, imports पर क्या impact हुए? अब इसके साथ साथ ना केवल उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए था, बल्कि एक ऐसा मार्केट चाहिए था जहां पर वो अपने फिनिश प्रोडक्ट को सेल आउट कर सके. Again, they found India as a promising market for their finished products, and that is why they removed the import duties from the on the finished products that were being on the finished goods that were being imported from Britain. यानी कि ऐसी कमोडिटीज जो ब्रिटेन से आ रही थी, फिनिश गुड्स जो ब्रिटेन से आ रहे थे, उस पर से इंपोर्ट ड्यूटीज को रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से वो कमोडिटीज महंगी नहीं थी, एंड दैट कुड इजीली बी अडॉप्टेड बाय द इंडियन पीपल, जिसे लोग आसानी से क्या कर रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे. तो सो दिस वाज द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट दैट वाज अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. व्हेनेवर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्टेट, इट रिफर्स टू द गवर्नमेंट हियर. जब भी हम स्टेट की बात करेंगे, इसका मतलब है government. So British government adopted such kind of policy whereby it started decaying the Indian handicraft because it was very costly in the international market, and along with that the finished goods from the Britain started getting the significance in the domestic market because it was very cheap. Now the next reason behind the decay of world famed Indian handicraft was the introduction of railways in India. The British government introduced the railways in India in 1850, although it started operation in 1853. हालांकि इसने अपना ऑपरेशन 1853 में स्टार्ट किया, but the British government introduced the railways in India in 1850. Now what happened due to the introduction of the railways in India? The finished products that were being imported from the Great Britain could be sent or could be supplied into the interiors of the country also. Starting में तो पोर्ट से जो मटेरियल आ रहा था वो पोर्ट के नियर बाय एरियाज में ही सप्लाई किया जा रहा था. So sales was limited, the size of market was limited up to the nearby areas of the port. And that is why the British government introduced the railways in India so as to expand the size of the market for the finished goods of the Great Britain. So this also led to the decay of the Indian handicraft, because not only in the international market, ना केवल international market में Indian handicraft ने अपनी significance को खोया, but it's also started losing its significance in the domestic market because of the introduction of the railways in the country, because the size of the market for such commodities expanded.
Now we have the next reason as new patterns of demand. Before we will discuss the new patterns of demand, we should discuss one term that is known as demonstration effect. एक टर्म हमारे पास आती है demonstration effect. Demonstration effect का मतलब है when the people are impressed by the consumption pattern of the others and they are ready to consume the same thing. That is what happening in the Indian economy. यही चीज Indian economy में हो रही थी. Somewhere or the other, the people were impressed with the lifestyle of the British government. जो लोग उनका consumption pattern था उससे कहीं ना कहीं वो लोग impressed थे, due to which they were easily demanding the products that was being produced by the Britain. और यही एक कारण था कि the British products could easily settle up into our country. आसानी से हमारे देश में उनकी demand बढ़ी. Then as next point we have the bleak growth of modern industries. जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो बेसिकली दो चीज़ों को देखेंगे. वन इज द डीके ऑफ वर्ल्ड फेम इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड सेकेंड दैट देयर वाज नो मॉडर्न इंडस्ट्रीज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. जिस समय हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडियन इकोनॉमी मिली उस समय बेसिकली मॉडर्न इंडस्ट्रीज ना के बराबर थी. वी हैव सीन सेवरल रीजंस बिहाइंड द डीके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स. वी हैव सीन दैट there was the discriminatory tariff policy of the state. The introduction of the railways was one of the reason behind the decay of Indian handicraft and the new patterns of demand. Now we will see that why there was no modern industries in our country. Before we'll see this, first we have to discuss the initial status of modern industries. यानी कि उस समय किस तरीके की इंडस्ट्रीज हमारे पास थी. बेसिकली देखा जाए तो there were hardly any industries, but if we talk about this, we were having only some cotton and jute mills. कुछ jute और cotton mills हमारी इंडियन इकोनॉमी में थी और उसमें भी डिवीजन था. The cotton mills were dominated by Indians, which were mainly situated in the western part of the country, that was in Maharashtra and Gujarat. While if we talk about the jute mills, these were mainly concentrated by the foreigners and were situated in the state of Bengal. So we can see from here that the industries were very few and that too were facing the division. Then we have to talk about the participation of the private sector. In the wake of World War I and II, there was the worldwide scarcity of some material, due to which some private sector started coming up into the existence, and very much notable is, इसमें से जो सबसे ज़्यादा notable है, जिसमें से 1 mark का question भी बनता है हमारा, that is Tata Iron and Steel Company, TISCO जिसे हम basically कहते हैं, which is also known as TISCO. It was established in 1907. जिसका establishment कब हुआ? 1907 में हुआ. So there was some private sector industries in the wake of World War I and II, and along with that there were some paper mills, sugar mills and the cement mills. Then what was the participation of the state or the government? जैसा मैंने कहा कि state is basically the government. So what was the participation of the state or the government in the industrial sector? We cannot deny this fact that the British government was having their own interest. जो भी वो कर रही थी वो सिर्फ अपने हित के लिए कर रही थी. ऐसे में हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, it established the railways, it established the post and telegraph, power generation was there by the British government, but all this was there so as to serve their own purpose. अपने हितों के लिए, अपने खुद के पर्पस को सॉल्व करने के लिए किया. रेलवेज को बेसिकली इंट्रोड्यूस किया so that the material could be sent in the interiors to the country, post and telegraph so as to strengthenize their administration in the country, power generation again so as to satisfy their own purposes. So यदि हम बात करें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन था, कंट्रीब्यूशन वाज देयर बट ओनली अप टू द एक्सटेंट दैट कुड सर्व देयर ओन पर्पस. इतना ही था कि वो अपने खुद के पर्पस को सॉल्व कर सकते. देन
we have the state of capital goods industry. Capital goods industries कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? बेसिकली ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि मशीन्स को या हैवी टूल्स को प्रोड्यूस करती हैं. If we talk about the capital goods industry, basically there were no such capital goods industries in the country. उस समय जिस समय हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडियन इकोनॉमी मिली, the state of capital goods industries was almost negligible. So there were hardly any capital goods industry in the India on the eve of independence. So we can conclude from here, यहाँ से हम conclude कर सकते हैं, if we talk about the modern industries were almost negligible in our country. So when we have seen the conditions of Indian industrial sector on the eve of independence, we can conclude that the Indian industrial sector was backward. Indian industrial sector backward था because it was not at all having any sign of growth in itself. Now we'll talk about the state of foreign trade on the eve of independence. दो sectors हम लोगों ने complete कर लिए हैं, agriculture और industrial sector. Now we'll see that what was the condition of the foreign trade on the eve of independence. First was the net exporter of primary products and the importer of the finished goods. Because of the discriminatory tariff policy, Indian economy was reduced to the status of exporter of primary products and importer of finished goods. क्योंकि गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, इसकी वजह से सिंस द एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल वाज ड्यूटी फ्री, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट जो था वो ड्यूटी फ्री हो गया, जिसकी वजह से वी वर reduced to the status of exporter of the primary products, raw material के exporter पर. दूसरी तरफ since the imports of finished goods from Britain was duty free, due to which we were again importing the finished goods from the Britain, and that is why we can conclude that the status of India was reduced to net exporter of the primary products and importer of the finished goods. Then we see the monopoly control over India's foreign trade. Obviously, we were the colonial economy of Britain. हम लोग उस समय colonial economy थे Britain की, and that is why the Britain was having the monopoly control over India's foreign trade. More than 50% of India's foreign trade was with the Great Britain. यानी कि इंडिया का 50% से ज़्यादा जो ट्रेड हो रहा था वो किसके साथ हो रहा था? ब्रिटेन के साथ हो रहा था. और इसके अलावा ब्रिटेन ने कुछ अदर कंट्रीज लाइक पर्शिया एक्सेट्रा, चाइना, इनके साथ ट्रेड अलाउ कर रखा था. बट बेसिकली देखा जाए more than 50% of India's trade was directed towards Great Britain, we can conclude that Britain was having a monopoly control over the India's foreign trade. Then the next one is the surplus trade, but only to benefit the British. This is very much important. बहुत important है ये. So before we'll do this, we have to discuss the conditions of foreign trade, which is categorized into two parts, that is balanced foreign trade and unbalanced foreign trade. Balanced है और unbalanced है. Unbalanced foreign trade is further divided into favorable and unfavorable. Favorable जिसे हम surplus भी कह सकते हैं. Unfavorable which is also known as deficit. यदि हम balanced foreign trade की बात करें तो it is a conditions where the exports are exactly equal to imports. जहाँ पर value of exports जो हैं वो imports की value के equal है. The trade will be recognized as surplus when the value of exports exceed the value of imports, and it will be known as in deficit when the value of exports are less than the value of imports. So coming back to this, that there was surplus trade but only to benefit the British. That means during the British rule, the value of exports were greater than the value of
imports, which is a good sign for an economy. किसी भी इकोनॉमी के लिए ये एक अच्छा साइन है कि उसके एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज्यादा हैं. But then too, there was the surplus trade. Yes, during the British rule, this is the irony of the thing, that during the British rule, the value of exports were greater than the value of imports. But whatever the revenue was generated out of this, that was only benefiting the British government. ये केवल British government को ही benefit कर रहा था. That means the British government was utilizing this surplus. जो ये surplus हो रहा था, British government basically कहाँ पर यूज कर रही थी? ऑन द वॉर फॉट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी वॉर फाइट कर रही थी उस समय द सरप्लस वाज बीइंग यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स दैट. उस सरप्लस को वहां पर यूज किया जा रहा था. along with that the surplus was being utilized so as to set up their administrative setup पर जितना भी खर्चा आ रहा था, that was being financed through the surplus trade, and along with that to pay the salaries to the British officials जो वहां से आके यहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रहे थे. ब्रिटिशर्स जो वहां पर से आके, ब्रिटिश सैनिक थे जो यहाँ पर आकर अपनी सर्विसेज दे रहे थे, उनकी सैलरी के पेमेंट के लिए भी इस सरप्लस को यूटिलाइज किया जा रहा था, विच इज कॉमनली नोन एज होम चार्जेस, जिसे हम क्या कहते हैं? होम चार्जेस कहते हैं. सो बेसिकली देखा जाए तो ऑल्दो देयर वाज अ सरप्लस ट्रेड, बट इंटायर सरप्लस ट्रेड वाज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट सो एज टू war fought by the British government so as to finance that, so as to set up the administrative powers in the country and to pay to the salaries or for the invisible trade in the Britain. Britain में जो भी invisible trade हो रहा था उसे finance करने के लिए. So we can conclude that the state of Indian industries as well as the state of Indian foreign trade sector was again very much backward on the eve of independence. Students, with this again we have ended up this part of the video also, and I hope कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा. यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.